प्रत्येक विकासखंड और प्रत्येक ग्राम पंचायतें विकसित हो जाएंगी। तो इस प्रकार का एक टारगेट कि आखिर विकसित होगा तो उस समय में कैसे होंगे, स्कूल कैसे होंगे, वहाँ के अस्पताल कैसे होंगे, वहाँ की सड़कें कैसी होंगी, वहाँ बिजली की व्यवस्था कैसी होगी, और इस तेल के क्षेत्र में हम जो अनुसंधान कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हम उपयोग कर रहे हैं, तो हमारा उस समय का स्तर क्या होगा, उस समय हमारी वर्किंग स्ट्रेटजी कैसी होगी, वर्किंग स्टाइल कैसा होगा, वर्किंग कल्चर कैसा होगा, वर्क कल्चर कैसा होगा, उस समय हम किस प्रकार से टेक्नोलॉजी को यूज करके चीज़ों को आसान बना रहे होंगे। तो एक लक्ष्य लेकर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो मैं समझता हूं कि हम इस क्षेत्र में भी जो है आत्मनिर्भर बन जाएंगे, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान देंगे। और ये सेक्टर पिछले एक दशक से ऑयल और प्राकृतिक गैस का, इसमें अनेक कार्य अभूतपूर्व रूप से हुए हैं। आज वन नेशन वन ग्रिड के अंतर्गत राष्ट्रीय गैस पाइपलाइन नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है। आज जहां एक और देश में गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए उसका विस्तार किया जा रहा है, वहीं सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को लगातार डेवलप किया जा रहा है, उसको विस्तार दिया जा रहा है। वहीं सतत योजना के अंतर्गत बायो सीएनजी प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जी के द्वारा उज्ज्वला गैस योजना ने तो पूरे देश के अंदर एक क्रांति कर दी, और हमारी माताएं बहनें, उनको धुएं से मुक्ति दिलाने का काम है। मातृशक्ति को धुएं से मुक्ति मिली है। इतना ही नहीं, तेल उत्पादन एवं खोज को प्रोत्साहन देने के लिए 2016 में हेल्थ नीति लागू की गई। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यही नहीं, भारत ने कई देशों में तेल एवं प्राकृतिक क्षेत्र में भी निवेश एवं रणनीतिक रूप से सहयोग के लिए अनेक समझौते किए हैं। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी नीति का परिणाम है, उनकी सोच का परिणाम है। आज देश की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार की स्थापना भी की गई है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री जी ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी लॉन्च किया है, जिससे ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही हरित ऊर्जा, जैविक ईंधन, सौर ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा जैसे अनेक जो वैकल्पिक स्रोतों के माध्यम से भारत ऊर्जा के क्षेत्र में परंपरागत साधनों पर अपनी जो निर्भरता है उसको कम करने का भी प्रयास कर रहा है। मेरा मानना है इन सभी प्रयासों से न केवल भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में और अधिक सक्षम बनाया है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम, महत्वपूर्ण योगदान हुआ है। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड के अंदर भी हमारी सरकार इकोनॉमी, इकोलॉजी और टेक्नोलॉजी, इनके बीच में बेहतर संबंध के साथ ग्रीन एनर्जी के उत्पादन को प्रोत्साहित करने का निरंतर प्रयास कर रही है। आज हमारे राज्य में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना से एक और जहां स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिल रहा है, वहीं लोगों को रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। यही नहीं, हमारे प्रदेश को टिहरी, कोटेश्वर, विष्णुबाग, पीपलकोटी, लखवाड़ व्यास जैसी अनेक महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाओं को, उत्तराखंड को ऊर्जा हब में स्थापित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। साथियों, उत्तराखंड न केवल प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण राज्य है, बल्कि देश के ऊर्जा और पारिस्थितिकी तंत्र का भी एक अभिन्न हिस्सा है। अभी जियोथर्मल के क्षेत्र में भी ओएनजीसी भी प्रयास कर रहा है। हमने एक देश के साथ एमओयू भी उस पर किया हुआ है पिछले दिनों। अभी गोपाल जोशी जी से मेरी चर्चा हो रही थी, तपोवन का क्षेत्र और तपोवन जैसे अनेक क्षेत्रों में आज जियोथर्मल के क्षेत्र में हमारे राज्य के अंदर अनेक बहुत पोटेंशियल है, और उस पोटेंशियल को हमको उपयोग में लाना है। उस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं।
देहरादून स्थित ओएनजीसी के इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी, केटीएमआईटी अनुसंधान केंद्र जैसे प्रतिष्ठित संस्थान तेल और प्राकृतिक गैस के लिए तकनीकी नवाचार और वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रमुख केंद्र हैं। इतना ही नहीं, ओएनजीसी सीएसआर फंड के माध्यम से राज्य में अनेक जो जन सरोकारों से, सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए विभिन्न कार्य हैं, उनमें भी ओएनजीसी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि उत्तराखंड बहुत कठिन भौगोलिक परिस्थिति का राज्य है, जहां हमारे 2 जिले पूरी तरह से मैदानी हैं, 2 जिले आधा पहाड़, आधा मैदान, कहीं पर तराई, इस प्रकार से 9 जनपद पूरी तरह से पर्वतीय क्षेत्र है, जहां पर जिसको आप कह सकते हैं पूरी तरह से हिल एरिया है। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार की, अलग अलग जिलों में, अलग अलग स्थानों पर अपनी चुनौतियाँ हैं, अलग समस्याएं हैं, आवश्यकताएं हैं। उसमें ओएनजीसी को भी, जहाँ भी हम लोगों ने उनसे अपेक्षा की है, तो समय समय पर ओएनजीसी के लोगों ने आगे बढ़ चढ़कर उसमें अपना योगदान दिया है, और मैं उसके लिए उनका सबका धन्यवाद करता हूँ। और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो अनवरत रूप से चलती रहेगी। हमारे मनमोहन मैनाली जी भी बैठे हैं यहाँ पर, हमारे मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर सचिव हैं, जो सीएसआर की व्यवस्था को देखते हैं। साथियों, मुझे बताया गया है कि इस 2 दिवसीय सम्मेलन में तेल एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्र के सभी अग्रणी सार्वजनिक उपक्रमों की इकाइयों के अधिकारीगण भाग ले रहे हैं। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में विभिन्न विचार विमर्श करने के साथ ही ऑयल सेक्टर कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन भी किया जाएगा, जैसा अभी अनुपम जी ने भी बताया यहाँ से। मेरा मानना है कि सम्मेलन न केवल अधिकारियों के हितों की रक्षा हेतु महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, बल्कि नवाचार और दीर्घकालिक सहयोग को प्रोत्साहित कर विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में भी अपनी बहुत अहम भूमिका निभाएगा। साथियों, हमारी सरकार उत्तराखंड को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के हमारे विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी हमारे इस संकल्प को पूरा करने के लिए अपना लगातार सहयोग प्रदान करते रहेंगे, हमारे कंधे से कंधा मिलाकर काम करते रहेंगे। और इसी विश्वास के साथ एक बार फिर से आप सभी लोग, जैसा मुझे बताया कि आप कल ही यहाँ पहुँच गए थे, मुझे तो लगता है कि मैं आप सबके बीच में और ज़्यादा देर तक रहता, लेकिन पहले से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम के बाद एक और कार्यक्रम लगे हुए हैं, इसलिए मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और इस सम्मेलन की सफलता की शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।